अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग न्यू बुक जो है हमारे पास सेकंड ईयर की, उसका हमारे पास चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। जो न्यू बुक में हमारे पास पीडीएफ में जो आपके पास आई है उसमें चैप्टर नंबर 1 अभी तक मौजूद नहीं है। जैसे ही वो चैप्टर अपलोड हो जाएगा या कहीं से मिलेगा तो हम यूनिट नंबर 1 भी शेयर कर देंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन एंड लिमिट, यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो इसमें हम शुरू के 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फंक्शन के बारे में हम जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, उसमें हम यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। उसकी भी मैंने अलग से वीडियो बना चुका हूँ फंक्शन एंड इट्स टाइप के लिहाज से। तो थोड़ा बहुत रिकॉल हम कर लेते हैं कि वी नो दैट द फंक्शन इज़ अ रूल और करस्पॉन्डिंग बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स एक्स एंड वाई। जैसे दो हमारे पास सेट्स है, उनके दरमियान करस्पॉन्डेंस अगर हम चेक करनी है तो उसको हम फंक्शन कब कहेंगे? सच अ वे दैट ईच एलिमेंट करस्पॉन्ड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट। अगर सेट ए का जो भी जितने भी एलिमेंट है वो हमारे पास, उनको हम इनपुट भी कहते हैं। अगर हम उसका एक करस्पॉन्डेंस चेक करें तो उसका आउटपुट, यानी हर एक इनपुट पर सिर्फ एक एंड ओनली वन आउटपुट, यूनिक आउटपुट मिले तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारा फंक्शन कहलाएगा। जैसे हम मैपिंग डायग्राम में भी हमने बना के देखा था, आगे भी हम चेक कर लेंगे जब हम आगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में उस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे पास एक्स था उसको हम कहते थे वो डोमेन है। एक्स के तमाम एलिमेंट के, एक्स के जो सेट था हमारे पास के तमाम एलिमेंट को डोमेन कहते थे, और को डोमेन कहते थे वाई के तमाम एलिमेंट्स को। ठीक है, और रेंज हमारा क्या था? जो चीज़ हमारे पास आउटपुट मिल रहा हो, जिसकी मैपिंग हो रही है, जिस इमेज की प्री इमेज बन रही हो। ठीक है, इस तरह हम काफ़ी वर्ड्स यूज़ करते हैं रेंज के लिए। तो यहाँ पर हम उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि आइडेंटिफाई थ्रू ग्राफ डोमेन एंड रेंज हम ग्राफ के थ्रू कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल में देख लेते हैं, 2.1.1 में आपके बुक में मौजूद होगा। अभी अगर आपके पास पीडीएफ मौजूद नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके चेक कर लें वहाँ पर। तो अगर हमारे पास ग्राफ हुआ फंक्शन यूजफुल टू आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। हमारे पास कोई भी ग्राफ है, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी रेंज क्या है और डोमेन क्या है। तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन कंसिस्ट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज शोन ऑन एक्स एक्सिस। जो भी हमारे पास इनपुट वैल्यूज होती है, जो एक्स वैल्यूज होती है, उसको हम कहते हैं कि वो डोमेन है। ठीक है, वो सारी हमारे पास डोमेन्स कहेंगी। वो एक्स एक्सिस पर आपको दिखेगी, यहाँ पर ये नेगेटिव एक्सिस, यहाँ पर जीरो से आगे हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस मिलेगा। इसी तरह रेंज क्या है? द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम वैल्यूज शोन ऑन द वाई एक्सिस। जो भी हमारे पास आउटकम आएगा, यानी जो भी इनपुट पुट करे उसके मुताबिक हमारे पास जो आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, जो भी हमारे पास यूनिक आउटपुट मिल रहा है वो हमारे पास वाई एक्सिस में दिखाई जाएगी। ठीक है, अब हमें चेक कैसे करेंगे कि हमारे पास डोमेन कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो हमें क्या करना है, हमें हॉरिजॉन्टली अगर हम चेक करें, वी ऑब्जर्व दैट द ग्राफ एक्सटेंड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम -2 टू द राइट विदाउट बाउंड। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके बताऊँ। सबसे पहले अगर हम डोमेन की बात करें, हम डोमेन कैसे मालूम करेंगे? राइट, देन उसके बाद हम रेंज के बारे में, डोमेन में हम ये कहेंगे कि हॉरिजॉन्टली जो भी हमारे पास एक्सेस दिख रहा है उसमें हमारे पास एक्स वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, या वो ग्राफ कितना फैला हुआ है, एक्स एक्सिस में ग्राफ कितना फैला हुआ है। अब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रहा है, तो डोमेन के लिए यहाँ पर ऊपर एरो भी दिया गया है कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका हम वैल्यूज चेक करेंगे। मान लो हमारे पास ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर 5 से, ठीक है, एक्स वैल्यू क्या है 5, और यहाँ से विदाउट बाउंड, मतलब कोई भी जंप नहीं है, इसमें गैप नहीं है, और ये ख़त्म कहाँ हो रहा है? यहाँ पर। ठीक है, तो लेकिन अब हमारा देखो ग्राफ ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक्स एक्सिस को यहीं पर स्टॉप कर दें। इसका मतलब ये और भी आगे तक जाएगा। ठीक है, ये और एक्सटेंड होगा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। लेकिन इन्फिनिटी वर्ड हम इस तरह फाइंड नहीं कर सकते, हम इसको ओपन इंटरवल में रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम उस लिहाज से बात करें, इंटरवल के लिहाज से, तो हम इस तरह कहेंगे कि इसका ग्राफ हमारे पास ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, सॉरी, हमारे पास यहाँ पर क्लोज, क्योंकि इसमें 5 भी शामिल है, और 5 से आगे ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी हम हमेशा ओपन इंटरवल में लेते हैं। या आप इससे ऐसे नहीं लिखना चाहते जिस तरह हमारे पास बुक में शो किया गया है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास डोमेन इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, क्योंकि इसमें हम रियल नंबर्स लेते हैं। एंड एक्स क्या है? इसमें 5 भी शामिल है, -5 से। ठीक है, सॉरी मैंने पर -5 नहीं लिखा था, 5 लिखा था। तो -5 से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है? ये कहीं तक भी कोई भी वैल्यूज़ बड़ी रख सकते हैं, इन्फिनिटी के करीब ये जाएगा। ठीक है, तो इस तरह लिखो, या जैसे मैंने अभी लिखवाया है कि -5 कॉमा हमारे पास इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी को टच नहीं करेगा, क्योंकि वो अनडिफाइंड वैल्यू होती है, वो हमें पता नहीं है कि वो उसकी वैल्यू क्या है।
राइट। तो अगर इसी तरह ही ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस के लिए, अगर हम वाई एक्सिस पे देखें जिससे हम रेंज मालूम करेंगे, तो वाई एक्सिस में देखेंगे कि ग्राफ कितना फैला हुआ है, ठीक है। तो वाई एक्सिस में भी हम देखें यहाँ पर वाई की 5 वैल्यू है, यहाँ से स्टार्ट होके अब उसमें हॉरिजॉन्टली चल रहे थे, यहाँ पर हम रेंज मालूम कर लेंगे, वर्टिकली चलेंगे। रेंज मालूम कर लिए, वर्टिकली देखा हमारे पास यहाँ पर आके अब ग्राफ जो है आगे भी फैला हुआ है। अगर हम एक्स की इनपुट रखते जाएं तो वाई की वैल्यूज़ और बड़ी होती जाएंगी, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर से डाउनवर्ड जा रहा है, तो हम यहाँ देखेंगे ग्राफ एक्सटेंड वर्टिकली फ्रॉम 5 टू डाउनवर्ड विदाउट बाउंड, मतलब कोई भी इसमें गैप नहीं है, कोई भी इसमें हमारे पास बाउंड्री नहीं है। बाउंड को मतलब ये बोल सकते हैं कोई हद नहीं है, तो ये चलता जा रहा है। सो द रेंज ऑफ द फंक्शन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम वैल्यूज़ ले लेंगे वाई सच दैट वाई बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, एंड वाई 5 से छोटा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो ऊपर जो है पॉजिटिव वैल्यूज है, फिर 0 0 के बाद नेगेटिव, तो ये 5 से छोटी वैल्यू है। लेकिन कितनी छोटी होगी, अगर मैं इसको इंटरवल फॉर्म में लिखूँ तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है, सॉरी क्लोज इंटरवल होगा क्योंकि 5 भी शामिल है। तो 5 से लेकर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है, क्योंकि वो छोटी होती जा रही है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी तक इस तरह हम ओपन इंटरवल इन्फिनिटी के साथ लगाएंगे। या आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो जिस तरह हमारे पास बुक में शो किया गया है वो यहाँ पर जो लिखा है उस तरह आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास और भी आप एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू देख लें, इसके डोमेन को देखें, हम सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे, -3 से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, एंड देन आगे जाके हम यूँ जाएंगे हॉरिजॉन्टली, तो 1 पे जाके आपको स्टॉप दिख रहा है, यहाँ पर स्टॉप हो रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं ये -3 पे हो, -3 से आगे भी, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ, ठीक है, ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि हमारे पास कि 1 से बड़ा है और -3 और -3 से आगे भी चल के जाएगा। तो हमारे पास एक्स सच दैट एक्स -3 भी शामिल है, एंड देन उससे लेस देन कितना है, 1 यहाँ पर 1 से लेस देन और -3 और उससे बड़ा, ठीक है। तो -3 से ऊपर जाएगा, -4 भी हो सकता है, क्योंकि ये ग्राफ आगे चलते हुए जा रहे हैं। हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट आप मान लो कि ये है, तो 1 से छोटा होके ये अगेन -3 और माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है। अब जब हम रेंज की बात करेंगे यहाँ पर, अब जब हम रेंज की बात करेंगे यहाँ पर, तो देखो रेंज में हम देखेंगे वर्टिकली, तो वर्टिकली ग्राफ हमारे पास यहाँ पर अपर जो इसका पॉइंट है वो 0 है, और लोअर पॉइंट यहाँ पर हमारे पास -4, ठीक है। फिर वो आगे अगेन टर्न होके दोबारा से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि हमारे पास जो अपर पॉइंट है और लोअर पॉइंट है वो क्या है, 0 है, यानी 0 से बड़ा और -4 से छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह ही लिख लेंगे कि वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा, सॉरी हमारे पास डाउनवर्ड जा रहा है तो 0 से छोटा होगा, क्योंकि -1 -2 एंड -4 से बड़ा। तो यहाँ पर हमने इस तरह सेट बिल्डर फॉर्म में इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y <= 0, 0 भी शामिल है ना, 0 पे भी टच कर रहा है, एंड देन हमारे पास <= -4, ठीक है, क्योंकि -4 को भी टच कर रहा है। अब आते हमारे पास क्वेश्चन में कि हम क्वेश्चन में किस तरीके से हमारे पास ग्राफ दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस तरह हमारे पास एक ग्राफ दिए गए, मैंने इसको सॉल्व करके आपके लिए यहाँ लिखा है, ज़रा हम उस पर चले जाएं। यहाँ पर नीचे हमारे पास जो है इसके आंसर है, ऊपर मैं फिगर से आपको अंडरस्टैंड करवाऊँगा, फिर हमने सेट बिल्डर फॉर्म में नीचे आंसर लिखे हुए हैं। तो देखो हमारे पास जैसे पहली हमारे पास यहाँ पर फिगर है, हमें आइडेंटिफाई करना है रेंज और डोमेन को बताना है इस फंक्शन का, ठीक है। ये जो ग्राफ मौजूद है, सबसे पहले हमारे पास जो पहला ग्राफ है, तो हमारे पास एक्स एक्सिस में अगर हम देखें तो हम डोमेन मालूम करेंगे, हॉरिजॉन्टली देखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास ग्राफ ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमारे पास ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है ना, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर दोनों तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास इसका एंड पॉइंट यहाँ पर ख़त्म हो गया 3 पर या 3.5 पर, ये आगे भी बढ़ रहा है। तो हमारे पास प्लस की तरफ देखे जाए तो राइट की तरफ से इन्फिनिटी तक जा रहा है और लेफ्ट में -इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो डोमेन तो हमारे पास समझ लो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, ठीक है। हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक है। अब हम रेंज की बात करें, ठीक है, यानी कि वर्टिकली हम देखें, यहाँ पर देखो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, 0 को टच कर रहा है, फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है दोनों तरफ, ठीक है। यानी कि हम तो सिर्फ इस वैल्यू को देख रहे हैं, वाई एक्सिस को देखेंगे तो नहीं बढ़ रहा है, यानी एक तो सबसे पहले हमारे पास इसमें 0 इंक्लूड है, ठीक है, हम क्लोज इंटरवल लगा देंगे, एंड देन हमारे पास
इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर बढ़ता जा रहा है एक्सपोनेंशियली, तो हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में नीचे देखते हैं हमने किस तरह इसको लिखा है। तो एक्स एक्सिस में हमारे पास, सॉरी पार्ट नंबर 1 में एक्सिस में हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, क्योंकि वो हमारे पास वहाँ पर उसका बाउंड नहीं हुआ, वहाँ पर उसकी हद ख़त्म नहीं हुई थी, और ये ज़ीरो से ग्रेटर है, यानी ज़ीरो भी शामिल था और ज़ीरो से ऊपर कितने भी बड़ी वैल्यू हो सकती है। अगर आप यहाँ पर देख ले, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ज़ीरो और ज़ीरो से ऊपर भी जा रहा है। यहाँ पर इसको देखें, हमारे पास सेकंड ग्राफ है, तो अगर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टली देखें एक्स एक्सिस में, जिससे हमें डोमेन मिलेगा, तो यहाँ पर अगर हम लेफ़्ट की तरफ से आए, सॉरी राइट की तरफ से, तो राइट की तरफ से ज़ीरो से आगे हमारे पास 4 और 4 5 कहीं तक भी इसकी वैल्यू जा सकती है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये x इक्वल टू वाई का ग्राफ है, ठीक है, अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर हम लेफ़्ट की तरफ देखें तो -1 -2 -3 और एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता जा रहा है। अगर यहाँ पर स्टॉप किया था तो हम बोलते हैं ये हमारे पास -2 पर इसको क्या कर दिया, बाउंड कर दिया गया है। लेकिन ये आगे बढ़ रहा है, तो हम यहाँ से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगा, और सेम एज वाई के लिए भी होगा। या ज़ीरो से ऊपर जा रहा है, कहीं भी इसकी जो है हद ख़त्म नहीं हो रही, और माइनस से जो हम ज़ीरो से नीचे जाए तो माइनस इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। तो इसको भी आप इस तरह लिख सकते हो कि पार्ट 2 में हमारे पास x जो है सच दैट बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, एंड x की जो बाउंड्री है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का निशान डालेंगे, लेस देन का, ठीक है, क्योंकि हम माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे लेकिन माइनस इन्फिनिटी को टच नहीं करेगा, ठीक है, वो माइनस इन्फिनिटी तक पहुँचेगा नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ओपन इंटरवल रहेगा, और y के लिए भी इसी तरह था। अब देख लेते हैं हमारे पास, और तो यहाँ पर ये भी इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस ग्राफ को देखो, हमारे पास ये मान लो हम डोमेन की बात कर रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस में हम देखेंगे तो ज़ीरो, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ज़ीरो से किस तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। यानी कि एक तो हमारे पास ज़ीरो से बड़ा है, और कितना बड़ा है ये हम डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं ज़ीरो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है, ज़ीरो भी शामिल है और आगे इन्फिनिटी तक जा सकता है। अगर हम वाई की बात करें तो y में भी हमारे पास ये ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है। अगर मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट करें तो ये 2 आ रही है, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा। जितनी भी बड़ी x की वैल्यू रखेंगे उससे ही, उसी के हिसाब से y भी आएगा। y भी स्टॉप नहीं कर रहा है, वो भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर इसकी भी वैल्यू ज़ीरो से अपर रख सकते हैं। यहाँ पर देख लो, हमने x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी ज़ीरो भी शामिल था, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा था ग्राफ दोनों का, और रेंज में भी वो ज़ीरो से स्टार्ट होके आगे ऊपर जा रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग ग्राफ कौन सा है हमारे पास, ये जो ग्राफ है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हम इसमें देखेंगे कि बाउंड आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम रेंज की बात कर ले, सॉरी डोमेन की बात कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टली देखेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो ग्राफ है हमारे पास, यूँ यहाँ से स्टार्ट हो के यहाँ तक हम पहले बात कर लेते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है हमारे पास, ये वाला जो हिस्सा जो है ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। ये जो ज़ीरो की लाइन है ना, ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, ये वाली लाइन, तो ये इसको टच नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आप ग्राफ को गौर से देखें तो ये हमारा इसको टच नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम ज़ीरो के साथ ये टच नहीं करते भाई, यहाँ से स्टार्ट होके लेफ़्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये ज़ीरो से छोटी होगी, लेकिन ज़ीरो शामिल नहीं होगा, ओपन इंटरवल में होगा, और ये जा रहा है बिल्कुल माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ओपन इंटरवल में हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अगर लिखेंगे तो यहाँ ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास ज़ीरो भी ओपन इंटरवल है, क्योंकि ज़ीरो से टच नहीं करेगा, एंड देन माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। एंड दूसरी बात क्या है, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे भी ज़ीरो को टच नहीं करेगा, क्योंकि ग्राफ जितना भी ऊपर चला जाए ये ज़ीरो के बिल्कुल करीब होगा, लेकिन टच नहीं करेगा, और फिर यहाँ राइट साइड पे जाके इन्फिनिटी इसके करीब चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरफ से हमारे पास आएगा ज़ीरो अगेन, एंड देन प्लस इन्फिनिटी के करीब जाएगा। अब ये दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे के बीच में गैप है, तो हम गैप के डिफाइन करने के लिए क्या लगा लेते हैं, बीच में यूनियन लगा लेते हैं, ठीक है। यानी कि एक हिस्सा होगा इसका कि वो जाएगा लेफ़्ट की तरफ से हमारे पास ज़ीरो से माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, लेकिन विदाउट टचिंग द ज़ीरो, ठीक है। और यहाँ पर राइट हैंड साइड से हमारे पास आएगा ज़ीरो, एंड ज़ीरो से आगे इन्फिनिटी तक। तो हम यहाँ पर भी इसको इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमने यहाँ लिखा, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो है, और देन यूनियन लेंगे ज़ीरो टू इन्फिनिटी, राइट। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। देन हमारे पास इसके बाद क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगी इसकी। तो रेंज हम देख लेते हैं
रेंज के लिए हम बिल्कुल यही चीज़ कर लेंगे, हम यहाँ से ये हटा देंगे। अब अगर हमें डिफ़ाइन करना है कि हमारे पास ज़ीरो को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि ये जो लाइन है हमारे पास ये ज़ीरो को टच नहीं करेगी, ठीक है। एंड देन हमारे पास देखो अगर हम ऊपर से चेक करें तो हमारे पास इन्फिनिटी से तो आ रही है, लेकिन यहाँ पर नीचे आके ये यहाँ पर ज़ीरो को इस तरफ से भी टच नहीं कर रही इस ग्राफ से, और यहाँ से भी टच नहीं कर रही, ठीक है। तो जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ रख लो, जितनी हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ बड़ी होंगी या बहुत छोटी होंगी, तो वो बिल्कुल हमारे पास अगर इन्फिनिटी के करीब वैल्यू रखोगे तो वो ज़ीरो के करीब होगा, ठीक है। क्योंकि आप इन्फिनिटी नहीं रख सकते पुट कर सकोगे, तो इस तरह ये ज़ीरो को भी टच नहीं करेगा। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें तो ज़ीरो ओपन इंटरवल में रहेगा और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ पर इसको हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ये ज़ीरो से बड़ा होगा क्योंकि अपर की तरफ जा रहा था, अपवर्ड जा रहा था, और लेस देन इन्फिनिटी होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास लेस देन इक्वल टू नहीं लगेगा, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा एंड लेस देन इन्फिनिटी होगा। यहाँ से हम पांचवा भी आगे देख लेते हैं। यहाँ पर पहले आप ग्राफ को चेक कर लो, यहाँ पर ग्राफ को चेक करके फिर मैं आपको वहाँ पर आंसर भी दिखा दूँगा। तो ग्राफ में हमारे पास डोमेन में हमारे पास अगर हम देखें तो ये यहाँ पर ज़ीरो वाली लाइन को यहाँ से भी टच नहीं कर रहा है, यहाँ से भी टच नहीं कर रहा है। तो ज़ीरो एंड ज़ीरो से अबव इन्फिनिटी तक फिर हम यूनियन ले लेंगे दूसरे हिस्से के लिए। दूसरे हिस्से क्या लेंगे तो हमारे पास हॉरिजॉन्टली चेक करना है, यहाँ पर भी हमारे पास ज़ीरो लाइन से टच नहीं कर रहा एंड हमारे पास जा रहा है माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। और सेम एज हमारे पास ये वाई के लिए भी इसी तरह होगा, ज़ीरो एंड हमारे पास इन्फिनिटी तक जाएगा अगर अबव जाए, और हमारे पास ज़ीरो से माइनस इन्फिनिटी तक नीचे डाउनवर्ड जाएगा। इसका ग्राफ भी कुछ इसी तरह हम चेक करके लिख लेंगे। सॉरी, हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि अब हम यूनियन का इस्तेमाल करते हैं ना, अगर दोनों को मैं डिफाइन करना हूँ। यहाँ से देख लें कि डोमेन होगा माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो ओपन इंटरवल, यूनियन ज़ीरो से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो रेंज भी यही चीज़ थी जो मैंने ग्राफ में आपको डिफाइन कर ली। अब जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारे पास कंपोजिशन का, कंपोजिट फंक्शन का है फंक्शन में। तो यहाँ पर बुक में भी इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। मैं यहाँ पे सिंपल इजी अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा इसके पीछे की क्या थ्योरी है। तो कंपोजिट फंक्शन में हम बेसिकली कंपोजिशन लेते हैं दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस का, ठीक है। सबसे पहले आप इस चीज़ को इग्नोर करो। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास दो हमने सेट ले लिए। फंक्शन हम किस तरह डिफाइन करते थे वो बता रहा हूँ कि सेट ए के एलिमेंट है स्मॉल a b c d, ठीक है। एंड देन बी जो सेट है उसमें है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा और थीटा, ठीक है। अगर हम जब फंक्शन डिफाइन करते थे तो यहाँ पर हम कहते थे कि सबसे पहले हमारे पास शर्त क्या थी कि हमारे पास सबका जो है इमेज बनना चाहिए, ठीक है। यानी कि इनपुट जो है हमारे पास उसकी मैपिंग होनी चाहिए बी में, ठीक है। तो यहाँ सबसे हमारे पास एक ही लाइन जा रही है, इसका मतलब ये है कि ये पहली शर्त तो ये पूरी कर रहा है कि तमाम के तमाम का हमारे पास इमेज बन रहा है। अब हमारे पास दूसरी क्या शर्त थी कि हमारे पास यहाँ पर कम से कम जो है सबका, कम से कम नहीं, एक ही हमारे पास आउटपुट आना चाहिए। यानी एक इनपुट ए दिया तो उसका एक आउटपुट आया अल्फ़ा, बी का आया बीटा, सी का आया गामा और डी का भी गामा। यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग इनपुट का एक आउटपुट आ सकता है, लेकिन एक इनपुट का एक इनपुट का हमारे पास दो आउटपुट नहीं आ सकते, ठीक है। यानी सी से हमारे पास गामा भी बने, सी से हमें डेल्टा भी मिले, ऐसा नहीं पॉसिबल। तो वो हमारे पास रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह हमने एक तीसरा भी ले लिया हमारे पास यहाँ पर सेट, और दूसरा फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन को हम नाम दिया है एफ का, इस फंक्शन को हम नाम देंगे, जो बी टू सी बनाएंगे उसको हम नाम देंगे जी का। अब हमने कहा कि हमने कंपोजिशन लेनी है दो फंक्शन की, ये दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा। अब मान लो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ ए टू सी के लिए, ठीक है। ए टू सी के लिए यहाँ से देखो ए टू सी हमने एक फंक्शन बनाना है। अब हमें बताए जो ए है हमारे पास आउटपुट देगा थ्रू एफ, हमारे पास अल्फ़ा देगा, और अल्फ़ा हमारे पास इनपुट अगर हम पुट करें तो वो थ्रू जी हमारे पास फंक्शन वो 1 दे रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि वो ए टू सी में डायरेक्टली हमारे पास अगर हम ए का ही आउटपुट निकाले तो वो हमें 1 दे दे। वो किस तरह देगा, देखो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, आम ज़बान में तो हम गोफ कह लेते हैं, लेकिन हम इसको कहेंगे जी ऑफ एफ, ठीक है। जी ऑफ एफ कैसे फाइंड करेंगे, मान लो आपने यहाँ पर देखो नीचे हमने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हम एफ ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू देखें, जब हमने फंक्शन एफ में ए की मैपिंग की हमें क्या मिला अल्फ़ा,
और हमने फंक्शन जी में अल्फ़ा की मैपिंग करी, उसने हमें दिया 1, ठीक है। यानी आपको ये पता है कि एफ ऑफ ए अल्फ़ा के बराबर है और जी ऑफ अल्फ़ा 1 के बराबर है। अब हम ए टू सी जब हम फंक्शन निकालेंगे जिसका हम नाम देंगे जी ऑफ एफ, तो यहाँ पर एक बात बताओ, अगर हमारे पास एफ ऑफ ए अल्फ़ा के बराबर है, जी ऑफ अल्फ़ा 1 के बराबर है, तो अल्फ़ा की जगह हम एफ ऑफ ए रख सकते हैं। जी बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा किसके बराबर है, एफ ऑफ ए के ही बराबर है ना। यहाँ पर हमने कहा कि ये ए जो है हमारे पास इमेज बना रहा है, इसकी प्री इमेज क्या बन रही है, अल्फ़ा, ठीक है। यानी कि हम एफ फंक्शन में जब हम ए की मैपिंग कर रहे हैं तो वो हमें अल्फ़ा दे रहा है, तो हम यहाँ इस अल्फ़ा की जगह एफ ऑफ ए पुट कर लेंगे, तो जी ऑफ एफ ऑफ ए हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। अब इसमें हम दरअसल बेसिकली हम उर्दू में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, इसमें क्या कर रहे थे, हमने 2 फंक्शन लिए हुए और एक फंक्शन के इनपुट की जगह दूसरे का आउटपुट पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास जी ऑफ अल्फ़ा जो है हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास जी ऑफ एफ जो जी का जो हमारे पास फंक्शन है, इसकी ये इनपुट है ना, इसकी इनपुट की जगह एफ ऑफ ए असल में आउटपुट था, वो हमने यहाँ पर पुट कर लिया, तो उसकी वजह से हमें क्या मिला, 1 मिला। इसको ही हम कहते हैं कि ये हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है। आम ज़ुबान में इस तरह आप लोग समझ सकते हैं। वैसे क्वेश्चन तो कोई भी स्टूडेंट कर लेगा, सिर्फ इसका बेसिक आपको ये समझना चाहिए कि हमें कंपोजिट फंक्शन किस तरह मिलता है। अब जब हम ए टू सी करेंगे तो हमें जी ऑफ एफ मिल रहा है, बिल्कुल इसी तरह हम सी टू ए करेंगे, यूँ जाएंगे सी टू ए, तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ जी, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ पॉइंट्स है। जी ऑफ एफ इज़ द कंपोजिशन फंक्शन विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, वो क्या है, कॉम्बिनेशन है जी एंड एफ का, जी फंक्शन और एफ का फंक्शन कॉम्बिनेशन लिया है ना हमने, कंपोजिशन लिया ना, सॉरी, तो हमने ये यहाँ लिख दिया है, ये है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इसको पढ़ते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या जी ऑफ एफ जो ऊपर लिखा है इस तरह भी आपको बुक में दिया हो सकता है। एंड देन हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं कि हमने जी के इनपुट की जगह एफ का आउटपुट पुट किया है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है। फॉर जी ऑफ एफ टू बी डिफाइंड, अब जी ऑफ एफ को हम सक्सेसफुली डिफाइन करने के लिए क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बुक में भी लिखा है, आपको समझ में अगर नहीं आ रहा तो यहाँ से समझ लो कि आर ऑफ एफ मतलब बता रहे रेंज ऑफ एफ सबसेट होगा या इक्वल होगा किसके, डोमेन ऑफ जी के। इसको समझो कि आर ऑफ एफ क्या है, पहले बताओ, ये एफ फंक्शन है, आर यानी रेंज क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास डोमेन है, और ये चीज़ हमारे पास को डोमेन है। ए सेट के जितने भी एलिमेंट है वो डोमेन कहलाते हैं, बी सेट के तमाम एलिमेंट को डोमेन कहलाते हैं। रेंज क्या होता है, जो हमारे पास आउटपुट मिल रहा है, एक ए अल्फ़ा मिल रहा है, बीटा मिल रहा है और गामा मिल रहा है, तो रेंज ऑफ एफ ये चीज़ है, अल्फ़ा बीटा गामा। और डोमेन ऑफ जी क्या है, ये सारे के सारे एलिमेंट है। इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट का जो सबसेट है वो एफ का रेंज ही तो है, ठीक है। इस सब में से अगर हम सबसेट निकालूँ तो मैं अल्फ़ा ले लूँगा, बीटा ले लूँगा, गामा ले लूँगा, तो वो जाहिर बात है वो उसका सबसेट ही कहलाएगा, क्योंकि ये 5 है और 3 एलिमेंट हम निकाल रहे हैं उसके सेट में से, तो ये इसका सबसेट कहलाएगा। तो ये सबसेट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है किसी किसी केस में, ठीक है। तो सक्सेसफुली जी ऑफ एफ मालूम करने के लिए हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि रेंज ऑफ एफ हमेशा सबसेट हो या इक्वल हो डोमेन ऑफ जी के, जो कि मैंने ऊपर आपको दिखाया कि ये जो है अल्फ़ा बीटा गामा रेंज ऑफ एफ थे, जबकि ये डोमेन किसका है, डोमेन जी का डोमेन क्या है, ये पांचों के पांचों एलिमेंट है, ठीक है। तो ये इसका सबसेट यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये जो है फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स 5x+2 एंड जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x² - 3, देन फाइंड। जब हमें एफ ऑफ जी भी मालूम करना है, जी ऑफ एफ भी मालूम करना है, एफ ऑफ एफ जिसमें हमारे पास क्या है, एफ के ही आउटपुट में हम एफ के इनपुट में हम एफ का ही आउटपुट पुट कर लेंगे, ठीक है। नहीं, एफ में एफ को पुट करना है, तो जी ऑफ एफ भी इस तरह मालूम करेंगे। अब तरीक़ेकार क्या होगा, सबसे पहले हम इसको एफ ऑफ जी अगर हम लें यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी को कि हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, मैंने राउंड ब्रैकेट ही लगाया है ताकि आपको बता सकूँ कि ये अब इनपुट बन चुका है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एफ एक्स जो एक्स असल में हमारे पास इनपुट था, यहाँ पर इधर देख लो, यहाँ पर ये एक्स की जो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट मिलता है। तो अब हमने इस एक्स की जगह क्या पुट कर लिया, जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आउटपुट क्या आया, ये चीज़ आई 2x² - 3x, ठीक है। अब जी एक्स का आउटपुट हमने पुट कर लिया है एफ के इनपुट में, ठीक है। तो इसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। फिर आप देखो एफ हमारे पास खुद फंक्शन क्या है, वो है 5x+2।
अब x हमारे पास इनपुट था, x की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, ये पूरा फंक्शन, ठीक है। तो हमने 5x की जगह पुट कर लिया 2x² - 3 एंड +2, ठीक है। इसको मजीद सॉल्व कर लो, 5 इंटू 2 हमारे पास 10x², 5 इंटू 3 -15 एंड +2, ठीक है। इन दोनों का माइनस क्या, -13 आ गया। ये आ गया एफ ऑफ जी। अब जी ऑफ एफ मालूम करने के लिए क्या पुट करेंगे, हमारे पास जी ऑफ एफ वो बराबर है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब मान लो हमारे पास जी के इनपुट की जगह एफ ऑफ एक्स का यानी एफ का आउटपुट पुट किया। एफ ऑफ एक्स बराबर था हमारे पास, यहाँ पर देख लो 5x + 2 के ऊपर अपने क्वेश्चन में देख लेना है। अब हमने जी की इनपुट यानी x की वैल्यू की जगह ये पूरा 5x + 2 रखना है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, जी हमारे पास बराबर है 2x² - 3 के, ठीक है। तो 2x² था ना, अब 5x + 2 का स्क्वायर -3 रखा, इसको सॉल्व किया, इसको a + b का फार्मूला लगा के ओपन कर लिया, 5x² + 2 5x इंटू 2 एंड हमारे पास 2 का स्क्वायर, इसको ओपन किया, हमारे पास 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x² बन जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 2 हमारे पास 20x एंड देन मजीद इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 25 50x², 2 इंटू 20 40x एंड 2 इंटू 8 हमारे पास 8। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास प्लस का 5 आ गया, तो ये हमारे पास जी ऑफ एफ बराबर है। अच्छा, यहाँ पर एक ख़ास प्रॉपर्टी बन के आती है कि अब कभी हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एफ के बराबर नहीं होगा इन जनरल। अब कोई ऐसा भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एफ ऑफ जी ऑफ एफ के बराबर आ जाए, ठीक है। वो कुछ केसेस में हो सकता है, वरना इन जनरल ये कभी भी बराबर नहीं होते। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, वो उसको ये होल्ड नहीं करता है हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब आगे जाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास इसके नेक्स्ट 2 पार्ट जो रह गए हैं, यानी कि एफ ऑफ एफ। अब एफ ऑफ एफ में चूँकि पीछे जो क्वेश्चन लिखा था आपको याद रखना है, हमारे पास एफ ऑफ एफ एक्स मालूम कर रहे हैं, ठीक है। और एफ ऑफ एफ एक्स को आप इस तरह भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर एफ को ही जो है एफ का आउटपुट एफ के ही इनपुट में पुट करना है, ठीक है। यानी कि पहले एफ लिखना है। अब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था, 5x + 2 के, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का आउटपुट पुट कर लिया, ठीक है, जो कि ये है। अब हमारे पास एफ ऑफ एफ एक्स में यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले यहाँ से देख के ही कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास बराबर था 5x + 2 के, राइट। तो अब यहाँ पर x की जगह क्या पुट करूँगा, वही f की ही आउटपुट पुट करूँगा, तो 5 इंटू 5x + 2 आ गया और +2 आ गया, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा, इनको मल्टीप्लाई करो, 25x + 10 + 2 हो गया, 10 + 2 = 12, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एफ मालूम कर लिया आपने यहाँ पर, राइट। तो जी ऑफ जी मालूम करने के लिए अगेन वही करेंगे, जी ऑफ जी एक्स, इसको इस तरह भी लिख सकते हो। और हमारे पास पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूँ यहाँ पर कि जी ऑफ जी एक्स क्वेश्चन में से अगर आप देख के उतारोगे तो वो 2x² प्लस नहीं -3 के बराबर है, राइट। तो यहाँ पर हमने जी के ही इनपुट में जी का आउटपुट पुट करना है, ठीक है। यानी जी ऑफ एक्स इसके बराबर था 2x² - 3, यहाँ पुट कर लिया। अब फंक्शन जी एक्स का था 2x² - 3, एक्स की जगह ये इनपुट की जगह ये वाला पूरा आउटपुट पुट करना है। देखो 2x की जगह हमने रख दिया ये वैल्यू, 2x² - 3 का होल स्क्वायर ले लो, और -3 तो यहाँ पर फंक्शन में था ही, ठीक है। तो हमने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद हमने a - b का होल स्क्वायर ओपन किया, तो हमारे पास ये मिल गया। 2 अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4 8x² -2 इंटू 12 -24, 2 इंटू 9 हमारे पास 18। इन दोनों को सॉल्व करो, 18 - 3 = 15, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हुआ। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ एक चीज़ को याद रखना है कि हमने पहले फंक्शन के इनपुट की जगह दूसरे का आउटपुट पुट करना है, ठीक है। आउटपुट रखना ही भी बोल सकते हैं वैसे। अब हमारे पास एक डिफरेंट किस्म का क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स 2x के बराबर है और जी ऑफ एक्स हमारे पास x + 3 के बराबर है। फाइंड एफ ऑफ जी। लेकिन फिर हमारे पास जो एफ ऑफ जी आएगा उसमें x की वैल्यू होगी, उसमें अपने -5 को वैल्यू को रख देना है, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक वैल्यू निकल के आएगी। द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी विल बी, ये जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कंपोजिट फंक्शन के, तो अब ये भी लिखना चाहो तो लाइन लिख सकते हो कि एफ ऑफ जी बेसिकली कंपोजिशन होता है एफ फंक्शन एंड जी फंक्शन का। तो एफ ऑफ जी को हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी एक्स जो है वैल्यू, जी एक्स का जो आउटपुट है वो यहाँ रख देंगे, ठीक है, जो था x + 1। अब हमारे पास f खुद किसके बराबर है, 2x के, तो जहाँ भी x है वहाँ पर ये x + 1 रखा, तो 2 इंटू x + 1 2x + 2 बन जाएगा। ये तो हमारे पास एफ ऑफ जी मालूम किया।
अब आगे जो था x की जगह पर रख लेंगे -5 रखा यहाँ पर 2 इंटू -5 + 2 हो गया। 2 इंटू 5 हमारे पास -10 + 2 एंड देन यहाँ से सॉल्व करके -8 निकल आएगा। ठीक है, इजी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो भी कंपोजिट फंक्शन है वो यहाँ पे करा दूँ, बाकी जो है आपका इनवर्स कंपोजिट फंक्शन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल इसी तरह ये है, हमारे पास f ऑफ x x+3 है, g ऑफ x x² है। ठीक है, फाइंड करना है अब g ऑफ x, और जो आपकी वैल्यू आएगी g ऑफ x की, जो भी फंक्शन निकल के आएगा उसमें x की जगह 1 रख देना है। सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ g एंड f क्या कहलाएगा? g ऑफ f कहलाएगा। यहाँ पर हम f ऑफ x जो था, अब g के इनपुट की जगह पुट करेंगे, जो था हमारे पास f ऑफ x x+3, यहाँ पे रख दिया g इंटू x+3। अब g फंक्शन देखो, g फंक्शन हमारे पास x², यहाँ पर हम x की जगह क्या रखेंगे? ये पूरी वैल्यू, तो x+3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको ओपन करोगे आपका सिंपली ये a + b का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो सिंपल चीज़ें थी वो मैंने थोड़ी सी डायरेक्ट कर लिया। आप फार्मूला नोट करोगे फिर ओपन करोगे तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। अब डायरेक्ट यहाँ पर मैंने बता दिया a + b का होल स्क्वायर ओपन हो गया। अब g ऑफ f का फंक्शन आया, उसमें x की जगह क्या रखेंगे? 1, तो 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 + 6 इंटू 1 इस हमारे पास 6 हो जाएगा, और 9 आ जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे 14। 5 पे आ जाते हैं। 5 में हमारे पास एक तो हमारे पास पोलिनोमियल था। अब यहाँ पर देखो, ज़रूरी नहीं है f और g का ही नाम दे, आप c का भी नाम दे सकते हैं। c ऑफ x एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। ठीक है, एक ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, cos x हो गया, और p ऑफ x बन जाएगा हमारे पास x³ + 3। ठीक है, सिंपली जो मालूम करना है वो देख लो, p ऑफ c मालूम करना है, तो p ऑफ c ऑफ x हमारे पास p ऑफ c x के बराबर है। c x का जो आउटकम है वो क्या था? cos x। ठीक है, वो हमने p के इनपुट की जगह पुट करना है। ठीक है, तो p खुद क्या है हमारे पास? x³ + 3, x की जगह क्या रखेंगे? cos x। cos x + 3 हो गया। अब cos x को इसी तरह भी रख सकते हो, ये भी आंसर हो सकता है इसका, या तो ये आंसर हो सकता है। इसको मजीद हमने ओपन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा ये शो करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें करेक्ट आंसर आना चाहिए, हमें सिर्फ p ऑफ c x निकालना है। ठीक है, या f ऑफ x जो भी वो दे दें वो निकाल के देना है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा इसको सॉल्व करें। तो ये इसका आंसर यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। जो भी हमारे पास इसमें डाउट हो वो पूछ लो। ठीक है, और नोट्स जो है, अगर नोट्स आपको ज़रूरत हो तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बनाया हुआ है। आप अबाउट सेक्शन से जाके या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लें। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ही इसको शेयर कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।